अपने अंदर हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखिए और हमेशा याद रखिए कि कभी भी हार ना मानने वाले परिंदे हैं आप। इसलिए मुश्किल चाहे कितनी भी आ जाए, मंजिल को पाकर ही दम लेना है आपको। देखिए, आज है 12 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। तो देखिए, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी कर दी है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो पार्टी है, इनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके साथ में देखिए, दो पार्टियों का दर्जा छीना भी गया है। देखिए, शरद पवार के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इनके नेतृत्व वाली जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। और साथ ही डी राजा की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको भी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, तो इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया गया है और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। और दूसरा प्रश्न कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो देखिए, इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया। और देखिए, केंद्र के द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर गाँवों का व्यापक विकास करना है। और देखिए, सरकार ने 4800 करोड़ रुपए के साथ वीबीपी को मंजूरी दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025 से 26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं और साथ में आईटीबीपी के लिए 120 करोड़ रुपए की 14 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया था अपने दौरे के दौरान। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। और देखिए, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया। तो देखिए, भारतीय संविधान का डोगरी संस्करण यानी कि डोगरी भाषा में लिखा गया संस्करण जो है हाल ही में लॉन्च किया गया भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। और देखिए, इस डोगरी संस्करण को जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के जम्मू विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा भारतीय संविधान का डोगरी संस्करण लॉन्च किया गया। और चौथा प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन डेविड वार्नर ने गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और डेविड वार्नर ने अपनी ये 6000 रनों की उपलब्धि 165 पारियों में हासिल की है। और अब डेविड वार्नर जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली और पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन के बाद इस एलिट क्लब में यानी कि 6000 रन बनाने वाले आईपीएल में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, डेविड वार्नर ने, जो कि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल टीम के कैप्टन है वर्तमान में, इन्होंने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। तो देखिए, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं हर्षल पटेल। देखिए, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले जो तेज गेंदबाज हर्षल पटेल हैं, इन्होंने भी हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड का विकेट लेते ही ये उपलब्धि हासिल की। और हर्षल ने अपने 100 विकेट आईपीएल की 79वीं पारी में पूरे किए। इससे पहले ये रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम था, जिन्होंने 81वीं पारी में 100 विकेट पूरा किया था। तो अपनी 79वीं पारी में 100 विकेट पूरा करके हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं,
तो ये जो है IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और छठवां की हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए इस बार LIC में 2 नई नियुक्तियां हुई हैं। अभी हाल ही में रत्नाकर पटनायक को LIC का यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर रत्नाकर PR मिश्रा का स्थान लिया है। इसके अलावा PC पैखरे को मुख्य जोखिम अधिकारी अपॉइंट किया गया है LIC का और PC पैखरे ने 10 अप्रैल को तबलेश पांडे का स्थान लिया है इस पद पर। तो इन दोनों पोस्ट को याद रखिएगा कि LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बन गए हैं रत्नाकर पटनायक और LIC के मुख्य जोखिम अधिकारी बन गए हैं PC पैखरे। और LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी भारत सरकार के द्वारा। देखिए इसका स्थापना दिवस बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और 7वां प्रश्न की स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो देखिए ये आयु वर्ग है 3 से 18 वर्ष, ठीक है। अगर आप PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा और हर परीक्षाओं के लिए लगभग इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा का मसौदा है यानी कि ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, ये 3 से 18 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। और देखिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो प्रारूप है ये 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करता है और इस रूपरेखा का जो प्री ड्राफ्ट है यह हाल ही में जारी किया गया था और शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सुझाव और जनमत आमंत्रित किया है। 8वां की हाल ही में खबरों में रहा जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। नाम से लग रहा है कि जैसे अंतरिक्ष में जूस भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जूस मिशन क्या है, देखिए जूस मिशन जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। देखिए जूस का मतलब हो गया जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन। इस साल 13 अप्रैल को जूस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति और उसके उपग्रहों कैलिस्टो और गेनीमेड और यूरोपा पर खोज करेगा। यानी कि जूस मिशन को स्पेशली जो हमारा बृहस्पति ग्रह है इसके उपग्रहों कैलिस्टो, गेनीमेड और यूरोपा पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये अंतरिक्ष यान जो है ये फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के लिए जो है लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, ठीक है, 13 अप्रैल को। देखिए खास बात और है पृथ्वी पे तो जीवन है ही, लेकिन अन्य ग्रहों पे भी जीवन खोजा जा रहा है और इसी क्रम में कई सारे ग्रहों पे टारगेट किया जा रहा है, जैसे मंगल हो गया और इसी क्रम में बृहस्पति भी है आपका, ठीक है। और 9वां प्रश्न है कि हे फीवर किस देश से संबंधित है। तो देखिए जो आपका हे फीवर है ये जापान से संबंधित है और जापान का हे फीवर मौसमी एलर्जी प्रतिक्रिया है जो कि वसंत के समय में पेड़ों से बड़ी मात्रा में पराग के कारण होता है, यानी कि पॉलिनेशन के कारण होता है। देखिए जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने हाल ही में इस स्वास्थ्य समस्या हे फीवर से निपटने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी और ये वसंत के महीनों के दौरान जापान में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है और हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है हे फीवर। देखिए आपने देखा होगा इस समय वसंत ऋतु में नए नए पेड़ों पे जो फूल वगैरह उगते हैं तो उसमें जो पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है, उसका जो परागकण होता है ये उड़ता रहता है और देखिए परागकण जो है ये जब सांस के माध्यम से आप लेते हैं फेफड़े में पहुँचता है तो ये एलर्जी काज करता है, उसी कारण ये हे फीवर होता है, ठीक है। 10वां कि कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है बिहार राज्य। देखिए जो रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसको हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। और ये परियोजना जो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, तो ये परियोजना बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक प्रशासनिक भवनों में जो है क्रियान्वित की जाएगी। 11वां कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया। तो देखिए जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है इसने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और
डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया है। और ये नियम जो है ये एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने का प्रयास करते हैं। और ये ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया बिचौलियों के द्वारा अधिक से अधिक परिश्रम को लागू करना चाहता है। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भारत सरकार का, इससे संबंधित एक संशोधन को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपको लिखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। और आपको बताना है कि हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी। और किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सूत्रों की। देखिए हाल ही में जो है बिहार राज्य के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नागरी दुबराज चावल को भी जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। और अंशुमान सिंघानिया को जो है टायर निर्माताओं के संगठन ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के खेल मैदान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। और देखिए हाल ही में जो आपकी अडानी पावर लिमिटेड है कंपनी है, इसने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू कर दी है अपने कंपनी के प्रोडक्शन के द्वारा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।